तो आज की इस क्लास में हम लोग कुछ और रीसेंट केसेस को डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला केस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑल इंडियन वर्कर यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2025 का केस है। ये बेसिकली महाराष्ट्र के जो लेबरर्स थे उनके फंडामेंटल राइट्स को लेकर क्वेश्चन हुआ। उन्होंने ये कहा कि भैया ये यहाँ पर जो कुछ वर्कर्स हैं तो इनका जो वर्किंग स्टाइल है ये उतना ज़्यादा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इन्होंने ये कहा कि यहाँ पर ना फेयर कंडीशंस नहीं है, प्रॉपर वेजेस नहीं है और लाइवलीहुड क्राइसिस है वर्कर्स की। तो ऐसे लोगों के लिए आपको कंपनसेशन देना चाहिए। ये क्वेश्चन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने दो बातों पे चर्चा करी कि हाँ कंपनसेशन ऐसे में मांगा जा सकता है, इट इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर आपको ये नहीं दिया जाता तो आप कंपनसेशन मांग सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने ये भी कहा था कि एक स्टेट लेवल टास्क फोर्स बनाना चाहिए ऐसे वर्कर्स के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें ये दोनों चीजों को कह देता है, स्टेट लेवल टास्क फोर्स और कंपनसेशन कैन बी अलाउड। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है कौशल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें क्या हुआ था, जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात की गई थी कि कोई जज अपने काम को करते में किस हद तक इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इस केस में क्या हुआ कि एक जज साहब थे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज थे, उन्होंने एक बेल ग्रांट कर दी, जिसके अगेंस्ट में जब वो हाई कोर्ट के पास उसकी बेल गई तो हाई कोर्ट ने उस बेल को रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि जो जज साहब है उन्होंने यहाँ पर बहुत ही रेकलेसली काम किया है और इनको काम करना नहीं आता, और एक उस चीज के लिए एक लेटर लिख दिया चीफ जस्टिस को। इस लेटर के कॉन्सिक्वेंस में जो डिस्ट्रिक्ट जज थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई, ये कहते हो कि मेरा डिफेमेशन हुआ है। तो ये तो इस पर्टिकुलर चीज में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए तो एक हाई कोर्ट किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को क्रिटिसाइज कर सकता है, आप उसके काम को क्रिटिसाइज कर सकते हो, उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह का क्रिटिसिज्म सही नहीं है। ठीक है, हाँ इसमें उन्होंने जो जज थे, डिस्ट्रिक्ट जज थे, उन्होंने ये भी कहा था कि आप मेरी रीजनिंग सुन तो लेते, एक बार मेरे को समझ तो लेते कि मैंने ऐसा डिसीजन क्यों दिया, लेकिन आपने तो सीधा ही कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कहते हैं कि नहीं, इवन हाई कोर्ट जजेस भी हैं, जब अपने इंफीरियर अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को जब चेक कर रहे होंगे तो उनके काम को चेक करेंगे, ना कि उनको चेक करेंगे। तो इसमें मतलब जुडिशियल इंडिपेंडेंस का केस है और किसी के जुडिशियल वर्क और पर्सनल लाइफ को अलग रखने को कहा सुप्रीम कोर्ट ने। अगला केस है एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023। इस केस को समझने से पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा, एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस ए नागराज का केस 2014 में आया था। उस केस में ये बोला था कि आप जल्लीकट्टू या ऐसे स्पोर्ट्स जो एनिमल क्रूएलिटी से डील करते हैं उनकी ब्रीडिंग पे भी मना कर दिया गया था कि आप उनकी ब्रीडिंग नहीं कर सकते, ये इनएथिकल है और इन क्या बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएलिटी एक्ट 1960 के वायलेशन में। लेकिन 2025 में ये केस आने से पहले 2017 में एक अमेंडमेंट आ जाती है जिसमें ब्रीडिंग को अलाउ कर देते हैं। उसी अमेंडमेंट को चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 में। ये कहता है कि साहब आप ब्रीडिंग कर सकते हो, ब्रीडिंग लीगल है अगर वो ह्यूमन तरीके से या फिर इस तरीके से नेचुरल वे में हो रही है, लेकिन अगर आप ब्रीडिंग के साथ क्रूएलिटी इन्वॉल्व करते हो तो वो सही नहीं है। अगला केस है देवीशाला वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इसमें एक वर्कर होता है, वर्कर अपने रास्ते में जा रहा होता है, एक शुगर मिल में काम करता होता है, रास्ते में जाते में उसकी डेथ हो जाती है रास्ते में। इंश्योरेंस क्लेम करता है कि भाई मेरे को इंश्योरेंस मिलना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी मना कर देती है कि इंश्योरेंस जो होता है वो कोर्स ऑफ एक्शन का मिलता है आने जाने के लिए और इसके आगे पीछे हम इंश्योरेंस नहीं देंगे। ठीक है, तो हाई कोर्ट के पास जाता है ये मैटर, इसका क्लेम हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट भी मना कर देता है कि नहीं ये तो कोर्स ऑफ वर्क में ही मिलता है ऐसे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वो ये कह देते हैं कि कोर्स ऑफ एक्शन में किया गया वर्क जो है, कोई काम अगर आने जाने में किया जो कि रीजनेबली नेक्सस है, जिसके बीच में एक काम में दोनों के बीच में रीजनेबल नेक्सस है, वो भी इसके अंदर आता है। कुल मिला के ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अपने काम के लिए जा रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या, काम ही तो है, तो उन दोनों के बीच में इस तरह से कनेक्शन है कि हाँ वो उसके अंदर माना जाएगा। तो इसमें उस व्यक्ति को कंपनसेशन दिया गया था। एक केस है केएस मेहता वर्सेस मॉर्गन सिक्योरिटीज एंड क्रेडिटेड प्राइवेट लिमिटेड 2025 का केस। ये बेसिकली दो चीजों को टच कर रहा है, एक तो ये आपके टॉर्ट्स को टच कर रहा है, वाइकेरियस लाइबिलिटी, और इसके साथ साथ ये टच कर रहा है आपके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक ये कंपनी है ओरिएंट इंश्योरेंस, सॉरी मॉर्गन सिक्योरिटीज, इनका एक चेक बाउंस हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें से एक मतलब क्या उसके जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो वाइकेरियस लाइबिलिटी में उनके ऊपर चला जाता है लाइबिलिटी। लेकिन उसमें एक बंदा होता है केएस मेहता। केएस मेहता क्या कहता था, मैं मना कर देता कि यार मैं तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हूँ।
क्योंकि मैं इसमें मतलब मैं तो सिर्फ मीटिंग्स अटेंड करता हूं और मैं इसमें क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल फंक्शनिंग नहीं है, मेरा एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको हम वाइकेरियस लाइबिलिटी के लिए सेक्शन 138 और सेक्शन 141 एनआईए में लाइबल नहीं पहुंचा सकते, उनको फ्री रखा जाएगा। सिर्फ एक्टिव मेंबर्स जो होते हैं, एक्टिव डायरेक्टर्स हैं, वो लाइबल होते हैं 138 और 141 में। भले ही ये वाइकेरियस लाइबिलिटी है, लेकिन सिंस इट इज अ क्रिमिनल एक्ट और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का केस है, तो भी ये लाइबल नहीं होंगे। इसमें ओनली एक्टिव जो डायरेक्टर्स होंगे वो लाइबल होंगे। 2022 का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस पांडव राय 2022। अब इस केस में बेसिकली क्या हुआ कि एक व्यक्ति है जिस पर रेप के चार्जेस हैं, जो विक्टिम है वो डाइंग डिक्लेरेशन देती है और उसके बाद मर जाती है। ठीक है, अब लोअर कोर्ट से उसको जब सजा होती है तो एल आई प्लस फाइन वाइन जो है वो रहता है, लेकिन फिर वो अप्लाई करता है हाई कोर्ट में और ये कहता है कि आप मतलब कि सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे जो कि इम्प्रॉपर है और कोई कॉरोबरेटिव एविडेंस नहीं है, डाइंग डिक्लेरेशन के साथ आपको कॉरोबरेटिव एविडेंस भी चाहिए, उनके बेसिस पे आप नहीं कर सकते। हाई कोर्ट जाता है तो हाई कोर्ट में ये रीजनिंग सामने आती है कि यार देखो, एक तो डाइंग डिक्लेरेशन है, उस पर सोलली रिलाई करना थोड़ा मुश्किल है, कोई कॉरोबरेटिव एविडेंस होने चाहिए। हाई कोर्ट पहली रीजनिंग ये देता है। दूसरा ये कहता है कि यार कोई मतलब जो दूसरे एविडेंसेस हैं जैसे टू फिंगर टेस्ट है वो सफिशिएंसी नहीं है, तो यहाँ उसे छोड़ देता है। ठीक है, इस चीज के अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में, दो चीजों को चैलेंज करते हुए। एक तो क्या डाइंग डिक्लेरेशन ऐसे केस में सफिशिएंट है, और दूसरा क्या टू फिंगर टेस्ट की क्या लीगल वैलिडिटी है। सुप्रीम कोर्ट इन दोनों बातों को सॉल्व करते हुए ये कहता है कि डाइंग डिक्लेरेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि उस पर सोलली रिलाई किया जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, रही बात टू फिंगर टेस्ट की, तो उन्होंने कहा टू फिंगर टेस्ट ना बहुत ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है, क्योंकि इस गिवन केस में किसी व्यक्ति की प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस वो भी मैटर करते हैं। ठीक है, और मतलब आपको पता ही है कि एविडेंस क्लियर मना कर देता है कि प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस बिल्कुल भी काउंट नहीं होंगे रेप के केस में। ठीक है, तो बेसिकली टू फिंगर टेस्ट को उन्होंने उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं लिया और उसको बैन ही कर दिया। उन्होंने कह दिया कि टू फिंगर टेस्ट को हम नहीं लेंगे। ठीक है, केस का नाम है स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस पांडव राय। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन और टू फिंगर टेस्ट के ऊपर कंक्लूसिव रिजल्ट आया। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है गायत्री बालास्वामी वर्सेस आईएसजी नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 2025 का। इसमें बेसिकली क्या होता है कि गायत्री बालास्वामी एक बड़ी पोस्ट पे होती है इस नोवासॉफ्ट कंपनी में। ठीक है, तो उनको वो रिपोर्ट करती हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ठीक है, और वो बोलती हैं वो अपना रिजाइन दे देती हैं। ठीक है, लेकिन कंपनी नोवासॉफ्ट जो है वो कंपनी उनका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं करती, और एक्सेप्ट ना करने की जगह उन्हें 1 साल बाद टर्मिनेट भी करती हैं। जैसे 1 साल होता है टर्मिनेट करती हैं। गायत्री बालास्वामी इसके अगेंस्ट में एक मतलब लीगल प्रोसेस शुरू कर देती हैं। वो फिर से बोलते हैं कि मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। नोवासॉफ्ट कंपनी है, वो भी बोलती है कि हाँ आप हमारे साथ, मतलब क्रॉस लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती है। गायत्री बालास्वामी ये कह रही होती है कि आपने हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, और नोवासॉफ्ट ये कह रहा होता है कि आप हमारे को डिफेम कर रहे हो, आप हमारी ये चीज कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट इसमें ये कहता है एक काम करो, आप जाके आर्बिट्रेशन करा लो इसका, और जो भी रिजल्ट हो उसको देख लेना। जब आर्बिट्रेशन होता है तो रिजल्ट आता है, तो आर्बिट्रेशन बोर्ड ये कहता है कि हाँ थोड़ा गलत तो हुआ है गायत्री जी के साथ, तो वो सिर्फ 2 करोड़ रुपए का कंपनसेशन देने के लिए कह देते हैं। जो गायत्री जी हैं वो बोलते हैं कि नहीं यार, मैं ये आर्बिट्रेशन के जो रिजल्ट है उससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ये बहुत मुझे प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला, मुझे पूरी तरह से सुना नहीं है। इस चीज की अपील वो हाई कोर्ट में कर देती है सिंगल बेंच में। ठीक है, और जाके वहां पर जाके बोल देते हैं कि मुझे सुना नहीं। हाई कोर्ट जब सुनता है तो सुनने के बाद बोलते हैं कि हाँ गायत्री जी के साथ गलत हुआ है, और ये जो अमाउंट है 2 करोड़ रुपए काफी कम है, तो वो उसमें और ऐड कर देते हैं 1.6 करोड़ रुपीज और ऐड करते हैं इन एडिशन टू दैट 2 करोड़ रुपए। इस चीज का अपील, सॉरी इस चीज की जो फर्दर अपील वो डबल बेंच में, सिंगल बेंच या डबल बेंच पे चले जाते हैं। अब डबल बेंच बोलते हैं कि नहीं नहीं, वहां पर बार्गेनिंग शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, 1.6 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, एक काम करो सिर्फ 50,000 रुपए, 1.6 करोड़ से सीधा 50,000 रुपए पे लाके एडिशनल देके छोड़ देते हैं। जिसके खिलाफ में गायत्री जी हैं वो सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी ज्वाइन कर देती है। अब इसी टाइम पे नोवासॉफ्ट एक बात कहता है, सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन उठाता है कि सर इन्होंने आर्बिट्रेशन को तो कोई मजाक बना रखा है, आर्बिट्रेशन की तो जो रिजल्ट आया उसका कोई मतलब ही नहीं है, और ऐसे जुडिशरी अगर इंटरफियर करेगी और आर्बिट्रेशन बोर्ड के जो डिसीजन है उनको आगे चेंज कर देगी, तो क्या ये सही है? तब सुप्रीम कोर्ट इस चीज को डिसाइड करता है कि देखो आमतौर पे जो आर्बिट्रेशन का डिसीजन है वो फाइनल होता है, लेकिन अगर वो मेरिट्स पे गलत है या नेचुरल जस्टिस, जैसे यहाँ पर तो नेचुरल जस्टिस ही हर्ट हो रहा था कि उसको सुना ही नहीं गया पूरी तरह, अगर वो मेरिट्स पे गलत है
क्लैरिकल एरर्स हैं उसके अंदर, या फिर अगर वो आर्टिकल 142 के अंदर एम्बिट में आ रही है, तो हम उस चीज को क्या बोलते हैं, इंटरफियर कर सकते हैं और उस अवार्ड को चेंज कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अगर आर्बिट्रेशन बोर्ड कोई डिसीजन देता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है उसमें इंटरव्यूड करने के लिए, लेकिन सिलेक्टेड ग्राउंड्स ही हैं उसके, जो इस केस में बताए गए थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 का रामदेव बाबा का केस है ये। बेसिकली क्या हो रहा है, पतंजलि के प्रोडक्ट्स का जिस तरह से एडवर्टीजमेंट हो रहा है उसको चैलेंज किया जा रहा था 2019 से ही। जब कोविड आया था उसके बाद उन्होंने हर 4 दिन में कोई अपनी दवाई दे देते, बोलते हैं इससे तो ये सही हो जाएगा, एक कोई गोली पकड़ा दी कैंसर सही हो जाएगा, इससे साइंटिफिक टेम्पर लूज होता है। तो इंडियन मेडिकल काउंसिल कई बार उन्हें चैलेंज वो कैसे कह रखी है कि आप इस तरह से एडवर्टीजमेंट नहीं करता। तो DMR, ठीक है, DMR एक्ट है एक, जिसका मतलब है ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट है एक, ठीक है। तो उस एक्ट में बेसिकली इन्होंने ये कह दिया कि साहब ऐसा है कि इस तरह के जो एडवर्टीजमेंट है वो गलत है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, साइंटिफिक टेम्पर खराब करते हैं और इनके पीछे कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, ठीक है। तो मेडिकल रिसर्च, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये, क्योंकि ये कोई केस एक दिन का केस नहीं है, 2019 से शुरू हो रहे हैं, मल्टीपल सीरीज है कि हर बार पतंजलि कुछ ना कुछ इस तरीके से कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर वाइंड अप करते हुए कहता है कि देखो इस तरीके, एक तो ये आगे से ऐसे एक्ट नहीं होने चाहिए, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं आने चाहिए, और इस तरीके से आप क्लेम नहीं कर सकते कि हमारी दवाई से कैंसर क्योर होता है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई दवाई है नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि आपको यहाँ पर एक अपॉलॉजी लेटर्स आपको करने पड़ेंगे और आपको न्यूज़पेपर में और इस तरह से सर्कुलेट पब्लिक अपॉलॉजी लेनी पड़ेगी, ताकि आप ऐसा काम नहीं करोगे, मतलब आप यू हैव टू कन्फेस कि आपने कुछ गड़बड़ करी है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पे चर्चा कर लेता है।